नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार अरुण अलबेला जी की कहानी। आप दिल्ली प्रेस की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। कई पुरस्कार और सम्मान आपके नाम है। वैसे अलबेला जी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर किसी भी कलमकार या कलाकार का अंत नहीं होता। वो अपनी कीर्तियों के द्वारा सदा ही जीवित रहते हैं। तो आइए अलबेला जी को याद करते हुए सुनते हैं उनकी कलम से निकली यह बेहतरीन कहानी, जिसका शीर्षक है दिशाहीन। प्रिय सखी रीना, अरसे बाद तुम्हें मेरी याद आई। मैं अपनी प्यारी ननद नमिता को उष्णता और आवेग का परिभाषा समझा रही थी कि डाकिया पत्र दी गया। पत्र पढ़कर आश्चर्य हुआ। आशा नहीं थी कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो चुका था अथवा नमिता के साथ होने जा रहा था। मैं, तुम या नमिता ही नहीं, हमारे समाज और देश की असंख्य युवतियां इस आवेग में दिशाहीन होती रही है और होती भी रहेंगी। तुम्हें अपराधीन घोषित करूं अथवा तुम पर भी युवा अवस्था के आवेग और रक्त की उष्णता का आरोप थोप दूं, समझ नहीं पाती यह दोष मुझ पर भी थोपा गया था। तब मुझ में नया खून था, नई उमंगें थी, मद भरे नैन थे, इठलाता यौवन था। सौंदर्य के गर्व से फूली नहीं समाती थी मैं। कल्पनाओं के ढेर सारे रंग आंखों के सामने तिरते थे। वे रंग बेहद अच्छे और गुदगुदे लगते थे। मैं सोचना नहीं चाहती थी कि जो कुछ सोच रही हूँ गलत है या सही। जो कुछ सोचती थी उससे अपरिमित आनंद का एहसास होता था। बेचैनी बढ़ जाती थी, सांसों की गति में पर लग जाते थे। जी चाहता था मद भरे यौवन को गहरे समंदर में डालकर मछली सी तैरती रहूं। ऐसा क्यों न होता। मम्मी के स्वर्गवास को 16 माह हुए थे। घर में मैं, पापा और बकुल ही बचे थे। अंशु दीदी ससुराल में थी। पापा ऑफिस जाते और वकुल स्कूल। तो घर का सूनापन मुझे काटने दौड़ता। पढ़ाई छूट गई थी। सारा काम काज मेरे कंधों पर आ गया था। सुबह नौकरानी झाड़ू बुहारू और बर्तन मांज जाती, खाना मुझे ही पकाना होता। बाकी समय तुम्हारे दिए हुए उपन्यास पढ़ती। उन उपन्यासों ने मुझे कम गुमराह नहीं किया। मुझे तब हमेशा लगता था कि उपन्यास के नायक सरीखे रंगीले रसीले युवक की मुझे भी ज़रूरत है। सुखद कल्पनाओं का लंबा सिलसिला आरंभ हो जाता तो न जाने कहाँ कहाँ सैर कर आती। बाग बगीचे, शहर देहात, देश विदेश सब उस राह से गुजरते। कभी दीदी और जीजाजी के संबंधों का ख्याल आता तो कभी तुम्हारे बड़े भैया सुरेश और शीला भाभी के हास परिहास का दृश्य याद आता। और क्या सुरेखा कम थी युवा संबंधों के विश्लेषण करने के लिए। उम्र के साथ जिज्ञासाओं व इच्छाओं ने सिर उठाना आरंभ कर दिया था। जब मैं तुम्हारे सुरेखा या प्रभा के साथ फिल्म देखने जाती, उसके प्रेम प्रणय दृश्य मेरे सपनों में आते और उद्वेलित कर जाते। कॉलेज में जाते जाते मैं सपनों को वास्तविक रूप देना चाहती थी कि मम्मी स्वर्गवासिनी हो गई। मंत्री पुत्र संजय से आंखें मोड़ और पढ़ाई को तिलांजलि दे मुझे पापा के आदेश पर घर में बैठना पड़ा। तुम्हारे और हमारे मकान सटे सटे थे। छत पर दीवार की दोनों ओर खड़ी हो हम मज़े से बातें किया करते थे। कभी मैं छत पर जाती और तुम्हारे छोटे भैया परेश नजर आ जाते तो लगता उन्हीं फिल्मों के दृश्यों सा सब कुछ घटित हो जाएगा। परेश से दो चार बातें हो जाती, पर वैसी नहीं जैसा मेरा युवा मन चाहने लगा था। वैसी बातों के लिए सर्वप्रथम आकर्षण और प्रेम, तत्पश्चात निकटता एवं एकांत की जरूरत थी। मैं प्रभा के भाई प्रवीण, सुरेखा के मामा निर्मल या फिर परेश से भी बातें करती तो पापा चिढ़ते। एक दिन पूछ बैठे, सालू क्या तेरा मन नहीं लगता। मेरा सिर ना में हिला था। 1 माह के बाद अंशु दीदी आ गई थी। उनके आगमन से घरेलू कामकाज कम नहीं हुआ था बल्कि और बढ़ गया था।
वह पड़ोस की भाभियों और सहेलियों से ऐसी बातें करती जो अनब्याही युवतियों के सामने नहीं होना चाहिए। यही नहीं, उसने मुझ पर अंकुश डालना चाहा जो मुझे पसंद नहीं था। प्रतिक्रिया स्वरूप मुझ में कुछ कर दिखाने अथवा उसे चिढ़ाने का साहस आता गया। वह गंभीर किंतु संयत स्वर में समझाती, किसी युवक से संपर्क बढ़ाना ठीक नहीं, लड़कियों को बदनाम होते देर नहीं लगती। जी चाहता कह दूं, मम्मी भी तुम्हें तुम्हारी इन्हीं हरकतों पर घंटों समझाया करती थी। उसका प्रतिरोधक स्वरूप देख मैं उसके सामने ही परेश, प्रवीण या निर्मल से बातें करने लगी। पापा की नज़रों से लगता था दीदी ने कुछ कहा है। मेरे अंदर दीदी को चिढ़ाने अथवा उससे कमोबेश बदला लेने की भावना आती गई। मैं प्रतिक्रिया स्वरूप अजय जीजाजी की दीदी के नाम पत्र अवसर पाते ही हथियाने लगी थी। उन पत्रों को जब मैं अपने बेडरूम में पढ़ती तो बदन ऐंठने लगता। मेरी आंखों में परेश का सुंदर चेहरा था, उसकी हंसी और गंभीरता थी। मैंने एक दिन उसके नाम छोटा सा पत्र लिखा। उसने जवाब दिया, आई लव यू सालू। वाक्य मुझे अच्छा लगा था। समय के साथ पत्र बड़े होते गए थे। लगता था मैं दीदी को पराजित कर विजय पथ पर बढ़ती जा रही हूँ। पर वह कैसी विजय थी जिसे किसी पर जाहिर करने का साहस ही नहीं होता था, तुम पर भी नहीं। दीदी को ससुराल से चिढ़ थी, उसे अपनी सास, ननद और देवर से द्वेष भाव था। मैं समझती हूँ ससुराल हवा नहीं होता, सब कुछ अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। मेरी सासू माँ से भी बढ़कर है, ननद किसी सहेली से कम नहीं। भोला भाला देवर सौभाग्य से पा सकी हूँ, पति महोदय के स्वभाव का तो कहना ही क्या। उनके व्यक्तित्व के आगे मैं बौनी हो जाती हूँ। तब सोचती हूँ मैं जिस खाई की ओर बढ़ने लगी थी, वहाँ क्या ऐसा पति और परिवार मिलना संभव था? कभी नहीं। जीजाजी 2 माह की लंबी छुट्टी पर आए थे, सेना में थे। दीदी को सरहदी क्षेत्र में साथ ले जाना संभव नहीं था। पापा ने उनसे वहीं छुट्टी बिताने का आग्रह किया। मुझे जीजाजी के निकट बैठकर बात करना अच्छा लगता था। वे फिल्म का प्रस्ताव रखते तो दीदी से पहले मैं ही तैयार हो जाती। मैं सोच ही नहीं पाती कि मेरी उपस्थिति से उनके और दीदी के बीच की खुशियों में व्यवधान पड़ेगा। छवि गृह में दीदी उनकी बगल में बैठती, अपनी बगल में मुझे बैठाती। मैं सोचती ऐसा क्यों? बाद में दीदी जीजाजी के बाएं बैठा करती तो मैं दाएं। जीजाजी मेरी नादानी और आवेग को शायद समझ गए थे। रात में पापा और वकुल सामने के कमरे में सोते और दीदी व जीजाजी बाएं कमरे में, तो मैं रसोई घर से सटे कमरे में पड़ी अकेली करवटें बदलती रहती। रक्त की उष्णता दिलो दिमाग को बेचैन कर जाती। दीदी के कमरे का किवाड़ आंगन की ओर खुलता और बंद होता तो मेरे हृदय में कुछ गर्म लोहे सा पिघलने लगता। तब मैं दर्द से भरकर परेश को पत्र लिखती। परेश भी कई बार आग्रह कर चुका था, पत्र तक ही सीमित क्यों, कभी मिलो ना कहीं। एक दिन पापा, वकुल और जीजाजी कहीं गए थे, दीदी भी नहीं थी। मैदान साफ देख मैंने परेश को आने का इशारा किया। उसने कमरे में पैर रखा ही था कि जीजाजी आ गए थे। पूछा था, क्या बात है परेश, क्यों आए हो? आपसे मिलने, वह हकलाया था। तो मिलो जी, कोई उपन्यास हो तो दे दीजिए। कैसा उपन्यास, दुखांत या सुखांत? परेश के मुंह से स्वर नहीं फूटा था। तुम जा सकते हो। परेश के जाते ही मैं धड़कते हृदय से अपने बेडरूम में आ गई थी। दीदी के आते ही जीजाजी उस पर बरस पड़े थे। कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा है ना कि हमारी अनुपस्थिति में कहीं न जाया करो। तुम जिस पौधे की रखवाली के लिए यहाँ रखी गई हो, उसे ही कोई उखाड़ ले जाए तो तुम्हारे रहने न रहने से क्या लाभ? रीना, उस दिन तुमने मेरी उदासी का कारण जानना चाहा था। मैंने जीजाजी की नुक्ताचीनी की थी।
वे अधिक गंभीर रहने लगे थे। मुझे उनसे चिढ़ होने लगी थी। जी चाहता पूछ लूं कि वे मुझसे पहले जैसी बातें क्यों नहीं करते, क्यों गुमसुम रहते हैं, फिल्म चलने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते। उस दिन दीदी अस्पताल में भर्ती थी, ज्वर चढ़ा था उन्हें। पापा और वकुल उनसे मिलने गए थे। जीजाजी बेडरूम में अखबार देख रहे थे। मैं गुलाबी साड़ी और उससे मैच करते ब्लाउज में सजी धजी उनके सामने जा खड़ी हुई थी। वे दंग रह गए थे। मैं उनके करीब बैठी रही। वे मेरे आवेग को समझ रहे थे। अखबार एक ओर रख कर समझाने लगे, सालू तुम सुंदर हो। ईश्वर ने तुम्हें ऐसे सुनहले रंगों में ढाला है कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। फिर तुम क्यों अपने हाथों किसी और रंग के छींटे मारना चाहती हो। मैं देख रहा हूँ तुम में एक चाहत है, उस चाहत में एक तूफान। उस तूफान में तुम्हारा समस्त उड़ने उड़ने को हो रहा है। अच्छा होता तुम अपने ही प्रयत्न से इस तूफान को रोक पाती। सालू दूरदर्शी बनो, वास्तविकता को समझो, भविष्य की सोचो। आवेग पर विजय पाकर उष्णता को ठंडा करने की चेष्टा करो। फिर देखो इससे परे का जीवन कितना सुखमय है। मैं बौखला उठी थी। मैंने कहा था मैं सब समझती हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर बहाना बनाया था, मैं इसलिए आपके पास नहीं आई कि मुझे कोई वारदात करनी है। मैं दीदी से मिलने हॉस्पिटल आपके साथ जाना चाहती थी, इसीलिए तैयार होकर आई हूँ। मैं अखबार लेकर अपने कमरे में चली गई। कुछ पश्चाताप हुआ, रोई भी, फिर गंभीर हो गई। तुम आई तो पूछ लिया, क्या बात है सालू। कुछ भी नहीं रीना। तो मायूस क्यों दिखती हो। सोचती हूँ जिसे मैं चाहने लगी हूँ उसकी होकर कैसे रहूँ। तुम चौंक उठी थी। किसे चाहने लगी हो। मैं तुम्हें अपने और परेश के बीच की बात बता गई थी। तुम्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ था। तुम बोली, सालू मेरी सखी, प्यार करने से पहले तुमने परेश को परख लिया होता तो अच्छा होता। वह कोरी भावुकता में बहकर प्रभा को भी प्रेम पत्र लिखा करता है। यह मैं जानती हूँ। तुमने पहले कुछ बताया नहीं, अन्यथा उससे पूछती कि वह प्रभा और सालू से कैसा खेल खेल रहा है। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पाई थी तुम्हारी बातों को। जीजाजी ने सब कुछ जान लिया था। उन्होंने परेश को बुलाया था, दीदी प्रभा को बुला लाई थी। प्रभा कम शर्मिंदा और नाराज नहीं थी। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ था, मुझे भी। परेश पानी पानी हो रहा था। जीजाजी ने हमें ढेर सारे उदाहरणों से समझाया था और सही राह पकड़ने की सलाह दी थी। परेश सारे पत्र लौटा गया था। जीजाजी मेरी दृष्टि में पूज्य हो गए थे। 1 माह बाद उन्हीं के प्रयास से उनके फुफेरे भाई से मेरा विवाह हुआ। मुझे पता चला था कॉलेज में तुम मंत्री पुत्र संजय की ओर खींच गई हो। पत्र से लगता है तुम्हें धोखा हो गया। डोली में बैठते बैठते मैं तुम्हें सचेत कर आई थी। भावुकता एक अलग चीज है, कर्तव्य और दायित्व अलग। हमारे समाज में स्वार्थ के लिए गुमराह करने वाले अनेक हैं, सही राह पर लाने वाले बहुत कम। अपनी रक्षा के लिए स्वच्छ एवं दृढ़ विचारों का किलाबंदी आवश्यक है। यही मैंने नमिता को समझाया है और तुम्हें भी समझा रही हूँ। आशा है बुद्धि और विवेक से काम लोगी, ताकि दामन पर बदनामी का दाग नहीं लगे। तुम्हारी सहेली सालू। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।